वेलकम टू स्काई 09 लर्निंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। आज हम लूसेंट के प्रारंभिक इतिहास का 4th क्लास करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो जो मैं आगे चल के बनाऊँ वो आपको मिल सके और आपका एग्ज़ाम का लिए वो हेल्पफुल रहे। इसके साथ ही जो मैंने वीडियो पिछली बार बनाया है उसे भी आप देखें, वो भी काफ़ी हेल्पफुल है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। सबसे पहला टॉपिक पॉइंट हमारा आता है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहते हैं। तो आंसर होगा सर अलेक्जेंडर कनिंघम, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। वो हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। एशिया माइनर जो है ये तुर्की के आसपास का जगह है, एशिया माइनर। तो एशिया माइनर जगह जो है वो तुर्की के पास है। तो वहाँ एक अभिलेख की प्राप्ति हुई और उस अभिलेख का नाम था बोगाज कोई। ठीक है। बोगाज कोई अभिलेख ये एशिया माइनर में मिला जो तुर्की में स्थित है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या था कि इस बोगाज कोई अभिलेख में हमारे वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, जिनको अश्वनी कुमार कहते हैं, इन वैदिक देवताओं का वर्णन बोगाज कोई अभिलेख में मिला। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात थी। और ये क्वेश्चन एक बार केबीसी में भी पूछा था कि बोगाज कोई क्या है, तो आंसर था अभिलेख। तो ठीक है। तो बोगाज कोई अभिलेख जो एशिया माइनर में हमें मिला, जो कि तुर्की के आसपास का एरिया है, वहाँ पे वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्वनी कुमार के बारे में वर्णन है। तीसरा पॉइंट है यवन राजदूत होलियोडोरस का जो स्थान था, जो जहाँ पे वो आए थे, जहाँ अपना सब काम वो किए, उस जगह का नाम था विदिशा। उस समय उसको कहते थे वेशनगर। विदिशा का उस समय जो नाम था, विदिशा जो एमपी के पास पड़ेगा, तो विदिशा का पहले नाम था वेशनगर। तो विदिशा अगर आप सर्च मारोगे तो पाओगे कि विदिशा जो है भगवान विष्णु का स्थान है। ठीक है। तो विदिशा वेशनगर में गरुड़ स्तंभ लेख है। गरुड़ स्तंभ लेख ये बनवाया था होलियोडोरस ने ही। और गरुड़ स्तंभ लेख में मध्य भारत इसलिए क्योंकि विदिशा एमपी में है, मध्य प्रदेश, तो मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण है। ठीक है। भागवत धर्म भगवान विष्णु संबंधित है, विदिशा भगवान विष्णु का केंद्र है। तो गरुड़ स्तंभ भी भगवान विष्णु का ही वाहन था, गरुड़ स्तंभ। तो इसीलिए ये पॉइंट आपको याद हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा कि होलियोडोरस के विदिशा, जो उसको पहले वेशनगर कहते थे, वहाँ पे गरुड़ स्तंभ लेख है और उसमें मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जिस अभिलेख में मिला, उस अभिलेख का नाम है हाथी गुफा अभिलेख।
सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जिस अभिलेख मिला उसका नाम है हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है, तो हाथी गुफा अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र है। नेक्स्ट आते हैं, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल। दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल। तो सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख का नाम क्या है? सौगौरा अभिलेख। सौगौरा अभिलेख। सौगौरा अभिलेख में दुर्भिक्ष के बारे में जानकारी दी गई और इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न को सुरक्षित रखने का भी तरीका बताया गया। इस सौगौरा अभिलेख में संकट काल में खाद्यान्न को सुरक्षित रखने का उपाय भी बताया गया। ठीक है, भारत पर होने वाले हुण आक्रमण का वर्णन किस अभिलेख में है? ये क्वेश्चन भी आता है। भारत पर होने वाले हुण आक्रमण का अभिलेख का किस अभिलेख में चर्चा है? तो उसका हुण कौन थे? पहले क्वेश्चन आता है हुण कौन थे? हुण जो थे वो तिब्बत के आसपास रहते थे। तो तिब्बत जो है चाइना के भीतर आता है। ठीक है, तो चाइना के भीतर आता है, तो भीतर का वर्ड निकला तो उसी से निकलता है भीतरी स्तंभ लेख। ये एक ट्रिक है ताकि आपको याद हो सके। ठीक है, हुण कौन थे? हुण तिब्बत के आसपास का एरिया है। तिब्बत चाइना के भीतर आता है, इसीलिए भीतरी स्तंभ लेख में इसका वर्णन है। ठीक है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किसमें मिलता है? ये क्वेश्चन पूछा था। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख में मिला? तो एरन अभिलेख में मिला। एरन अभिलेख। उस समय शासक जो थे भानुगुप्त थे। अब सती प्रथा को एरन से कैसे जोड़ेंगे? सती प्रथा में लोग क्या करते थे? लेडीज जो थी वो जिसके पति मर जाते थे वो आग में जल के वो भी मर जाती थी, तो मरण का काम इसमें ज़्यादा होता था। ठीक है, तो अगर वर्ड एक पकड़ें, मरण पकड़ें, तो माँ को बस ए करना है तो एरन हो जाएगा। माँ को ए करती है तो एरन हो गया, तो एरन अभिलेख। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किससे मिलेगा? मरण अभिलेख, मतलब एरन अभिलेख। ठीक है, तो वहाँ से आपको याद हो जाएगा, भूलेगा नहीं आपको। अगला है रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? तो मंदसौर अभिलेख है। अब कैसे याद होगा? देखिए, जब भी कभी मंदी कभी पड़ती है तो उसको उठाने के लिए हमें क्या करता है? रेशम का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है। रेशम बढ़ाएगा तो मंदी जो है हमारी कम होगी। तो इससे रेशम से ही मंदी इस वर्ड आप क्लिक कर जाएगा कि रेशम है तो मंदा वर्ड बाजार का वर्ड है, मंदा आना ही आना है। तो रेशम बुनकर मंदसौर अभिलेख से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा, कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल, कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम। ठीक है, तो बुर्ज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिला। ठीक है, गर्तावास मतलब गड्ढा घर, गर्तावास का साक्ष्य मिला। ठीक है, तो बुर्ज होम से गर्तावास का या गड्ढा घर का साक्ष्य मिला। तो ये आपको ये भी नोट करना है। ठीक है, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहते थे? प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? ये क्वेश्चन ये भी आया है। तो उसको कहते थे आहत सिक्के। जो प्राचीनतम सिक्के थे उनका एक नाम था आहत सिक्के। साहित्य में इसको कासार्पण भी कहते हैं।
का सार्पण भी कहते हैं प्राचीनतम सिक्कों को। ठीक है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? सिक्कों पर लेख लिखना, सिक्कों पर ABCD लिखे या कुछ भी लिखे, जो भी लिखे, सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य सर्वप्रथम किया यवन शासकों ने। यवन आमतौर पर मानते यूनान के जो शासक थे। तो आप ये क्वेश्चन पूछता है कि सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य स्टार्टिंग में किसने किया? तो यवन शासकों ने किया। पौंडीचेरी के निकट एक जगह है अरिकमेडु। यहाँ पे रोमन सिक्का प्राप्त हुआ। ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और है लूसेंट किताब में कि समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से, समुद्रगुप्त की वीणा, उसके जो मुद्रा मिले समुद्रगुप्त के समय, उसमें वो वीणा बजाता हुआ अंकित था। तो उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है। जो मुद्राएं मिली समुद्रगुप्त के समय, उसमें वीणा बजाता हुआ इंसान दिखाया गया, जिससे समझ में आता है कि समुद्रगुप्त जो था वो संगीत का प्रेमी था। सबसे पहले भारत का संबंध किससे रहा? तो बर्मा से रहा। बर्मा जो आज म्यांमार वर्मा कहते हैं, म्यांमार है, इसको एक और नाम दिया गया सुवर्ण भूमि, मतलब सोने की भूमि बर्मा कहा जाता है। इसके अलावा भारत का संबंध रहा मलाया से। मलाया मतलब मलेशिया। अब मलेशिया एक द्वीप है, तो सोने की भूमि म्यांमार बर्मा, उसका जस्ट पास ये द्वीप, तो स्वर्ण द्वीप हो गया मलाया। और कंबोडिया, इसका एक और नाम था कंबोज। और जावा जो आज के समय इसका नाम है इंडोनेशिया, उस समय एक और नाम था इसका यव द्वीप। तो इन चारों से भारत का सबसे पहले संबंध था, जो पूरब के देश थे। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा है कि बताइए अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली को किस नाम से जानते हैं? उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया के मंदिरों की कला शैली को किस नाम से जानते हैं? तो आंसर है नागर शैली से। नागर शैली। अब अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली को किस नाम से जानते हैं? तो द्राविड़ शैली। राहुल द्रविड़ आप जानते हैं, साउथ इंडिया के हैं, तो द्राविड़ शैली, वहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हो, आपको यहाँ से याद हो सकता है। एक ट्रिक ये भी है कि राहुल द्रविड़ दक्षिण भारत के हैं, तो दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली द्राविड़ शैली होगी। दक्षिणापंथ के मंदिर में, अब दक्षिणापथ एक जगह है, एक दक्षिणापथ का मंदिर है, उसका क्या मतलब विशेषता है कि उसमें जो है नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिश्रण है। नागर शैली भी है प्लस द्राविड़ शैली भी है, और नागर शैली द्राविड़ शैली मिलकर एक नई शैली बनती है जिसका नाम होता है वेसर शैली। ठीक। तो दक्षिणापथ के मंदिर वेसर शैली से संबंधित हैं। इसके अलावा एक और वर्ड आता है पंचायतन शैली। पंचायतन शैली में क्या होता है? जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरे हों तो वो पंचायतन शैली के अंतर्गत आता है। जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिर से घिरा होगा तो वो पंचायतन शैली से आएगा। ठीक है। अब ये कौन से एग्जाम्पल क्या क्या हैं और ये कहाँ कहाँ हैं ये भी पूछा हुआ है।
कंदरिया महादेव खजुराहो में है। खजुराहो में 2 मंदिर हैं, ठीक है, पहले से याद करिए। खजुराहो एक तो है कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, और एक है लक्ष्मण मंदिर। कभी आगे पढ़ के कभी घूमने का मौका मिले तो आप खजुराहो जरूर जाइएगा। खजुराहो जाएंगे तो घूमने का मौका, वैसे जब आप पढ़ लिख जाओगे या नौकरी पा जाओगे तो फिर घूमना, तो खजुराहो जाना, तो वहाँ लक्ष्मण मंदिर आपको दिखेगा और कंदरिया महादेव मंदिर दिखेगा, वहाँ पे आप घूमिए। उसके अलावा खजुराहो के अलावा आप जा सकते हैं भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में भी बहुत सारे मंदिर हैं, ठीक है। भुवनेश्वर में 2 मंदिर हैं, एक है ब्रह्मेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर से ब्रह्मेश्वर मंदिर, और दूसरा है लिंगराज मंदिर। तो खजुराहो घूम लीजिएगा, उसके बाद चले जाएगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर आपको 2 मंदिर मिलेगा, ब्रह्मेश्वर मंदिर और लिंगराज मंदिर, वहाँ घूम लीजिएगा। और अगर आप यूपी के रहने वाले हैं आसपास के, तो देवगढ़ घूम लीजिए। देवगढ़ उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा दशावतार मंदिर, ये भी काफ़ी फेमस मंदिर है। और इसके अलावा महाराष्ट्र भी जा सकते हैं, मतलब घूमने का प्लेस है, तो आप घूमते घूमते लूसेंट याद कर लीजिए, ठीक है। तो महाराष्ट्र जाते हैं तो आपको मिलेगा गौंडेश्वर मंदिर, ठीक है। तो आपको ये याद हो गया होगा कि गौंडेश्वर मंदिर, अगर महाराष्ट्र जाइए कभी तो गौंडेश्वर मंदिर जरूर घूमिएगा, ठीक है। अगर वीडियो का आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मैक्सिमम लोगों को ये जो है वीडियो उपलब्ध हो सके और वो अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। थैंक यू।